आकाश यादव आपका ब्लूमिंग माइंड कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग मैथ के विषय में चर्चा करेंगे। उससे पहले आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, हम में है दम, कुछ कर दिखाएंगे हम। इस तरीके से कोई भी कार्य अगर ऊर्जा के साथ किया जाए, एक मोटिवेशन के साथ किया जाए, तो उसको काफ़ी लंबे दिनों तक किया जा सकता है। नहीं तो हम लोग देखते हैं कोई छोटा सा भी कार्य करना रहता है, उसमें अगर ऊर्जा नहीं रहती है, उत्साह नहीं रहता है, तो उसको थोड़ा सा करके हम रुक जाते हैं। तो यहाँ पढ़ाई में हमें ना जाने कितने साल तक चलना पड़ता है, तो इसके लिए क्या है, हमें ऊर्जावान होना पड़ेगा। तो आगे हम लोग देखते हैं मैथ का कंटेंट, मैथ की विषय सूची, जिसमें हम लोग सर्वप्रथम पढ़ेंगे संख्या पद्धति, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आपका एलसीएम एचसीएफ, फिर पढ़ेंगे वर्गमूल, वर्ग, घन, घनमूल और कड़ी के विषय में पढ़ेंगे। जस्ट बाद में आएगा दशमलव भिन्न के विषय में, फिर सरलीकरण अर्थात सिंप्लीफिकेशन, फिर अनुपात एवं समानुपात रेशियो एंड प्रपोर्शन के विषय में पढ़ा जाएगा। फिर पढ़ेंगे प्रतिशत, लाभ एवं हानि के विषय में, एसआई एवं सीआई साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के विषय में, फिर आपका है कार्य समय के विषय में। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को बता दूंगा कि हम लोग कार्य समय के बाद क्या पढ़ेंगे। चाल दूरी भी है और साझेदारी भी है, तो ये सब है। तो पहले हम लोग मेन रूप से 10 जो टॉपिक है इसको कवर करेंगे। इसको हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पर कवर किया जाएगा। तो सबसे पहले इसमें है संख्या पद्धति। तो जो आपका संख्या पद्धति है, इसमें आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? वह संख्या जो गिनने में प्रयोग की जाती है, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। ये जो प्राकृतिक संख्या होती है, इसे यन से प्रदर्शित करते हैं। यन फार होता है नेचुरल नंबर, इसलिए इसे यन से प्रदर्शित किया जाता है। और प्राकृतिक संख्या सदैव 1 से शुरू होकर अनंत पर ख़त्म हो जाती है। और अगर पूछा जाता है आपसे एक अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो 1 है। और एक अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 9 है। और एक अंक की कुल संभव प्राकृतिक संख्याएं अर्थात कितनी संख्याएं लिखी जा सकती हैं, वो 9 है। और इसके बाद आता है 2 अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 10 है। और 2 अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है जो आपका लिखा हुआ है 99 है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है 2 अंक की कुल संभव संख्याएं, तो इसको निकालने के लिए क्या किया जाएगा? 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं, फिर इसके बाद लिखते हैं आपका 1 अंक की सबसे छोटी संख्या। अर्थात जिस भी अंक में संभव संख्याएं पूछा जाएगा, जैसे 2 अंक का, तो उस अंक का सबसे बड़ी संख्या, फिर इसके बाद उसके जस्ट नीचे वाला जो अंक, अर्थात 2 अंक के बाद 2 अंक से नीचे 1 अंक आता है, तो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या लेंगे और उसको क्या कर देंगे, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के पश्चात हमें उतने अंक की कुल संभव संख्याएं मिल जाएंगी। तो इसमें पहला है आपका 2 अंक की कुल संभव संख्याएं में 99 माइनस 9, तो 90 हो जाएगा। और इसके बाद आपका आता है, अगर पूछा जाता है n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, जैसे कोई भी संख्या अगर 1 2 3 4 5 इस तरीके से आर्डर में लिखा हुआ है, तो उन सब का योग का फार्मूला होता है n+1/2। और इसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, वो तो ऐसे ही था, सिंपल वे में था कि 1 से लेके n तक आपका क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला n+1/2। लेकिन आपसे अगर पूछा जाएगा कि n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फार्मूला क्या होता है, तो आपका होता है n+1 दूसरे कोष्टक में 2n+1/6 हो जाएगा। और इसके बाद में आता है आपका n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, अर्थात 1 का घन प्लस में 2 का घन या क्यूब कह लेंगे, n का क्यूब। तो इसका फार्मूला होता है n+1/2 पूरे का होल स्क्वायर, अर्थात पूरे का वर्ग। इसके बाद में बात आती है हमारी, नेक्स्ट चलते हैं अनुवर्ती संख्या। अर्थात कोई भी अगर हमें संख्या इस तरीके से दे दी जाए, जैसे मान लीजिए मैं 7 ले लिया और मैं कह रहा हूँ कि इसका आप अनुवर्ती संख्या निकालिए, तो इसमें क्या होता है, जो लोग ध्यान नहीं देते हैं वो कन्फ्यूजन हो जाते हैं। अनुवर्ती पूर्ववर्ती में क्या होता है? अनुवर्ती, अनु का मतलब अनुसरण करना, मतलब आगे की ओर जाना, तो इसका मतलब होता है +1,
ऐड कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, अनुवर्ती संख्या मिल जाता है। लेकिन यदि उसी में अगर पूछा जाता है पूर्ववर्ती संख्या मतलब प्रीडिसेसर, अनुवर्ती का मतलब सक्सेसर, पूर्ववर्ती का मतलब प्रीडिसेसर, तो प्रीडिसेसर में एक माइनस कर देंगे तो इसी का 7 का ही प्रीडिसेसर अगर निकालना रहेगा तो 6 आ जाएगा। और हम लोग देख रहे हैं 7 का जो सक्सेसर है वो 8 आ रहा है, 7 का जो प्रीडिसेसर है वो 6 आ रहा है, तो 8 माइनस का 6 करते हैं तो हमेशा 2 आता है। इसका मतलब ये है किसी समान संख्या के अनुवर्ती और पूर्ववर्ती के बीच का जो अंतर होता है वो सदैव कितना होता है, 2 का होता है। इसके बाद में जस्ट आगे आते हैं पूर्ण संख्या क्या होती है। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं अभी कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। वे सभी संख्याएं जो गिनने में प्रयुक्त की जाती हैं, अर्थात ऑल काउंटेबल नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, मतलब जिसको हम गिनने में प्रयोग करते हैं तो वो प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, 0 प्लस में ऑल नेचुरल नंबर, 0 प्लस में ऑल नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहा जाता है। जो हमारा प्राकृतिक संख्या होता है उसे n से दिखाते हैं और इसके बाद 0 प्लस n, इसका मतलब w हो जाता है। w का मतलब होता है होल नंबर, पूर्ण संख्या को इससे दिखाया जाता है, w से दिखाया जाता है। इसके बाद इसका दिखाने का तरीका जो होता है 0 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक होता है। और इसके बाद जस्ट बाद में आती है पूर्णांक की, तो पूर्णांक क्या होता है, 0 प्लस में उसके दाहिनी ओर का धन पूर्णांक और 0 प्लस में उसके बाईं ओर का ऋण पूर्णांक, अर्थात 0 प्लस में दाहिनी ओर की धनात्मक सभी संख्याएं और 0 प्लस में बाईं ओर की सभी ऋणात्मक संख्याओं का जो युग्म होता है, जो समूह होता है, उसे क्या कहा जाता है, पूर्णांक कहा जाता है। तो इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। और इसके बाद जस्ट आगे आता है जैसे 0 -1 -2 -3 डॉट डॉट, और इसके बाद इधर भी +2 +3 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। कहा जाता है कि जैसे हम लोग अगर जितना भी दाहिनी ओर जाते हैं तो उतना क्या पॉजिटिव में हो जाते हैं, क्योंकि प्लस जब हमारे ऊपर प्लस चार्ज बढ़ता है, प्लस चार्ज अगर बढ़ रहा है इसका मतलब हम किसी को डोनेट कर रहे हैं, वो केमिस्ट्री में चला जाता है। तो यहाँ पे प्लस चार्ज का मतलब है आपका बढ़ना, तो आप जितना बढ़ रहे हैं दाहिनी ओर जितना जाएंगे उतना ही संख्या का मान बढ़ता जाएगा। और जस्ट उसी दाहिनी से थोड़ा सा बाईं ओर आएंगे तो उस संख्या का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, चाहे हम ऋणात्मक की तरफ जाएं चाहे हम धनात्मक की तरफ जाएं। लेकिन 0 से बाईं ओर जाने पे संख्या का मान घटता जाता है। कहा जाता है कि कोई संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो लेकिन अगर उसके पहले माइनस लग जाएगा तो उसे क्या कह देते हैं, छोटी संख्या। ठीक है, अगर प्लस लग जाता है तो सबसे बड़ी संख्या, तो +99 होता है और दूसरा होता है आपका -99। और आगे बढ़ते हैं, 0 ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है, अर्थात सिंबल आपका बनाया गया यहाँ पे 0 से दाहिनी ओर जाएंगे तो बढ़ेगा मान। ठीक है, कोई भी मान होगा अगर 0 से दाहिनी ओर जितना चलते जाएंगे उतना मान बढ़ता जाएगा और 0 से बाईं ओर जितना जाएंगे उतना मान क्या होगा आपका, घटता जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है आपकी, हम लोग बात करते हैं सम संख्या। सम संख्या का मतलब होता है जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहा जाता है। जैसे आपका आता है 2 4 6 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक। और जो सबसे छोटी सम संख्या होती है उसका मान 2 होता है। लेकिन 0 को भी सम संख्या के रूप में माना जाता है, इसलिए माना जाता है क्योंकि 0 भी 2 से विभाजित है। लेकिन यहाँ पे कंट्राडिक्ट यह होता है कि 0 सभी संख्याओं से विभाजित हो जाता है, लेकिन जो सम संख्या की बात आती है, सम संख्या में कहा गया है वे सभी संख्याएं जो केवल और केवल 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो उसे क्या कहते हैं, सम संख्या, इवन नंबर कहा जाता है। और इसके बाद जस्ट बाद में बात आती है इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। और आपका 1 से n तक, अर्थात जैसे 2, 4, 6 डॉट डॉट इस तरीके से दिया गया, 1 से n तक क्रमागत सम संख्याओं का योग का जो फार्मूला होता है n+1, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, सही रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। 1 से क्रमागत m सम संख्याओं का योग कितना होता है, तो n+1, यहाँ पे n पदों की संख्या है। और इसके बाद जस्ट बाद में बात आती है विषम संख्या का मतलब होता है आड नंबर जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे आड नंबर कहते हैं। मतलब ये नंबर हुज नॉट डिवाइडेड बाई 2 इज कॉल्ड आड नंबर। तो इसमें होता है आपका 1, 3, 5 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक हो जाएगा। और सबसे छोटी जो आपकी विषम संख्या है
वो 1 है। इसे जीरो का मतलब इसे ओ से प्रदर्शित करते हैं। ओ का मतलब होता है 8, जीरो नहीं है, ओ है, ठीक है। तो ओ का मतलब हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। और इसके बाद आता है 1 से n तक क्रमागत विषम संख्याओं का योग का जो फार्मूला होता है वो आपका होता है n स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका आ गया 1 3 5 डॉट 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 n तक। इसके बाद ये आपका जो फार्मूला लगा देंगे n स्क्वायर। हम लोग सभी जितने भी फार्मूले हैं उस पर नेक्स्ट वीडियो में इस पे सवाल भी हल किया जाएगा। पहले हम लोग थ्योरी ही मेन समझ लेते हैं। तो यहाँ पे भी n स्क्वायर, n का मतलब होता है पदों की संख्या। यदि नॉर्मली वे में लोग पूछ देते हैं कि 1 से लेके 100 तक, या किसी छोटे छोटे एग्जाम में भी दे देता है 1 से लेके 100 तक में आपका कितनी सम संख्याएं हैं और कितनी विषम संख्याएं हैं। देखिए सम संख्या जो भी निकालने का तरीका होता है, यदि कोई 8 भी दे दिया, मान लो 1 से लेके 15 तक आपको पूछ रहा है कि सम संख्या कितना है, तो 8 दे दिया है। इसमें से क्या करिए आप 1 को माइनस कर लीजिए, 1 को माइनस कर लेंगे तो 14 आ जाएगा। तो अब आप इतना समझ लीजिए कि आपका इसमें 2 से भाग कर देंगे तो 7 आ जाएगा। जो 1 से 15 तक में 7 क्या होती हैं, सम संख्याएं होती हैं, और जो 8 आपका हो जाएगा विषम संख्या हो जाएगा। वही अगर 16 तक जाते हैं तो आधा आधा हो जाता है। मतलब अगर इवन नंबर होता है 2 से डिवाइड करते हैं तो आधा आधा बात होती है कि आधा सम हो जाएगा आधा विषम हो जाएगा। और किन्हीं भी दो क्रमागत, कोई भी दो क्रमागत सम संख्या, जैसे मैं लिख दिया आपका 4 और 6, या लिख दिया यहाँ पे 5 और 7, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो आपका 2 होता है। और इसके बाद ये भी समझना है कि कोई भी आपका सम संख्या दिया रहता है या कोई भी क्रमागत आपका विषम सम संख्या दे देगा, और यहाँ पे कोई भी आपका क्रमागत विषम संख्या दे दिया, इसमें यदि सभी संख्याओं में अगर 1 जोड़ देते हैं तो जस्ट इसके आगे वाला विषम संख्या प्राप्त होगा, और इसमें अगर 1 जोड़ देंगे तो जस्ट इसके आगे वाला सम संख्या प्राप्त होगा। और इसके बाद हम लोग जस्ट बात करेंगे किसी श्रेणी में जो समांतर श्रेणी में हो। समांतर श्रेणी का मतलब ऐसी श्रेणी जिसमें जो भी पद हों वो क्या हो, एक निश्चित अंतराल पे फिक्स किए हों, या फिक्स नहीं किए रहते हैं, अलग अलग एक ही श्रेणी दिया रहता है, उसमें 2 या 2 से अधिक समांतर श्रेणी हो जाता है, तो उसको भी क्या करते हैं, अपना अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा किसी भी श्रेणी में जो समांतर हो, पदों की संख्या ज्ञात करना है तो टी एन का मतलब होता है n वां पद, अर्थात आखिरी पद जो होता है टी एन बराबर में a प्लस n माइनस 1d होता है। तो यहाँ पे टी एन जो n वां पद है, और इसको कहीं कहीं पे यल भी लिख देते हैं, मतलब यल बराबर में a प्लस n माइनस 1d। आपको कहीं कहीं ये भी फार्मूला देखने को मिलता है, दोनों फार्मूले सेम है, बशर्ते इसमें बात होती है कि इसमें n वां पद दिया रहता है और इसमें ये अंतिम पद रहता है, तो थोड़ा सा पूछने का तरीका अलग कर देता है, तो उसमें कन्फ्यूजन होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपका इसमें आएगा ए जो होता है, ए का मतलब होता है प्रथम पद, मतलब फर्स्ट टर्म हो जाएगा, और जो एन होता है नंबर ऑफ टर्म, मतलब पदों की संख्या हो जाता है। और इसके बाद जस्ट हम बात करेंगे डी आपका है डिफरेंस होता है, जिसको बोलते हैं सार्वंतर। सार्वंतर कैसे निकालते हैं, कोई भी आपका जैसे श्रेणी दे दिया, जैसे मान लीजिए 2, 4, 6 दे दिया, इसका सार्वंतर निकालना है तो आप कोई भी पद उठाइए, कोई भी ऐसा पद उठाइए जिसके आगे पद हो, ठीक है, ऐसा मत उठाइए जिसके आगे पद हो ही ना। तो इसमें क्या है, मैं 4 उठाऊं तो 4 उठा लिया, तो जो सार्वंतर होता है वो होता है कोई पद माइनस में पूर्व पद। 4 को उठाया, 4 माइनस 2, अर्थात ये क्या हो गया, 2 हो गया। अभी मैं 6 को उठाऊं, 6 में से 4 को घटाऊं तो 2 आ गया। इसका मतलब ये जो नंबर दिए गए संख्याएं जो भी है 2, 4, 6, ये सब कैसे हैं, सार्वंतर हैं, मतलब एक समांतर श्रेणी में व्यवस्थित हैं। तो इसमें जो आपका फार्मूला हो जाएगा वो आपका होता है टी एन बराबर में यल बराबर में ए प्लस एन माइनस 1d। टी एन और यल मतलब एक ही होते हैं, उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है। इसके बाद एन पदों का योग यस एन बराबर में n/2 होता है, और इसके बाद कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस 1d। और इसके बाद आता है आपका, यहीं पे अगर मैं इसको लिख दूँ a प्लस एन माइनस 1d, ठीक है। तो इसका हम लोग अभी
चर्चा किए हैं जस्ट ऊपर, इसका मान यल होता है तो यहाँ पे मैं यही रख दिया हूँ, यस एन बराबर में n/2 कोष्टक में a प्लस यल हो जाएगा। और इसके बाद जस्ट बाद में बात करते हैं हम लोग अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या का मतलब प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या क्या होता है, जो स्वयं और ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त, स्वयं से कटें, स्वयं मतलब ओन से कटें और केवल क्या है एक से कटें और किसी भी संख्या से ना कटें, ऐसी संख्याओं को कौन सी संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्याओं के सदैव कितने गुणनखंड होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं। गुणनखंड का मतलब होता है वे सभी संख्याएं जो दी हुई संख्याओं को पूरी तरीके से विभाजित कर दे, उसे क्या कहते हैं, उस संख्या का गुणनखंड कहते हैं। तो हमें याद करना है, इंपॉर्टेंट के रूप में, नोट के रूप में आप लोग लिख लीजिएगा कि जो अभाज्य संख्या होता है उसके सदैव 2 गुणनखंड होते हैं। तो अभाज्य संख्याओं का स्टार्टिंग होता है 2, 3, 5, 7, 11 डॉट डॉट इस तरीके से इनफाइनाइट तक चला जाता है। इसमें जहाँ तक इम्पॉर्टेंट है हम लोग वहाँ तक की केवल बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है 1 से 50 तक। कभी कभी एग्जाम में पूछता है ऐसे कि 1 से 50 तक हम लोग डायरेक्ट क्या याद करते हैं, 1 से 100 तक याद करते हैं। 1 से 100 तक का तो एग्जामिनर को भी पता है कि हर कोई याद किया रहता है। तो 1 से 100 तक में होता है आपका 25 अभाज्य संख्या, लेकिन आपका 1 से लेके 50 तक में 15 अभाज्य संख्या होता है और 51 से लेके 100 तक में आपका 10 अभाज्य संख्या होता है। और इसके बाद जस्ट अगर बात करें 1 से 100 तक कुल जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य सम संख्या, ठीक है, विषम संख्या का ये जो क्या है युग्म होता है। तो ये जो विषम संख्याओं का युग्म होता है ये आपका 8 होता है। 8 में आपका पहला 3 और 5 होता है। इसमें आप देखेंगे दोनों संख्याएं विषम होते हुए कैसी हैं, अभाज्य हैं, ठीक है। और इसके बाद होता है 5, 7, 11, 13, 17, 19, 29, 31, 41, 43, 59, 61, 71 और 73 है आपका। इस तरीके से कंप्लीट होता है वो। और अब आगे बात करते 3 अंकी केवल ऐसी संख्याओं का युग्म एक ही है जिनमें सभी संख्याएं क्या होती हैं आपका विषम होती हैं। जैसे आप देखेंगे 101 ये भी विषम संख्या है, 103 ये भी विषम संख्या है और जो 105 ये भी क्या है विषम संख्या होते हुए एक ऐसी संख्याएं हैं अभाज्य संख्याएं। इसको आप लोग विभाजित करके देख लीजिएगा। ये एक और स्वयं से, एक और ओन का मतलब स्वयं से ही कटेंगी और किसी से नहीं कटेंगी। इसके बाद जस्ट बाद में बात आती है भाज्य संख्या का मतलब होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर में क्या होता है, जो संख्याएं एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। ये नंबर विच इज डिवाइडेड बाय अनदर नंबर एक्सेप्ट ऑफ वन एंड इटसेल्फ। इसके बाद होता है इसके सदैव 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। और जैसे इसका क्रम देख लेंगे, आपका शुरू से कुछ तक का क्रम 4 होता है, 6 होता है, 8, 9, 10, 12 डॉट डॉट यन तक होता है। और इसके बाद इसमें देख लेंगे हम लोग अभी बात किए हैं कि इसके सदैव 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। कैसे, तो अभी 4 देखें, 4 1 से कटेगा और 4 2 से कटेगा और 4 4 से कटेगा। जब हम लोग गुणनखंड पढ़ेंगे, एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे, तब वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि गुणनखंड क्या होता है। किसी भी संख्या का गुणनखंड वे सभी संख्याएं होती हैं जो दी हुई संख्या को पूरी तरीके से विभाजित कर दे, उसे उस संख्या का क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं। और इसके बाद में जस्ट बाद में बात आती है एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। एक ना तो अभाज्य संख्या और ना ही भाज्य संख्या है, इसको याद रखना है, बहुत ही ज़रूरी है। और इसके बाद 2 एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। मतलब पूछा जाएगा आपसे कौन सी एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी है, तो आपका 2 है। 2 क्या है, सम संख्या के साथ साथ अभाज्य संख्या है। और 1 से लेकर 100 तक की बात की जाए तो 74 भाज्य संख्याएं होती हैं और 25 आपकी इसमें अभाज्य संख्याएं होती हैं। और इसमें जो एक बचता है 74 25 99 हो जाता है, एक बचता है तो एक ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। इसके बाद में बात आता है आपका सभाज्य संख्या, मतलब को प्राइम नंबर। संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक ही हो, अर्थात संख्याएं ऐसे पेयर में हों जिनका जो गुणनखंड हो केवल एक ही हो, अर्थात एक ही कॉमन हो। जैसे 4 है, 4 का हम लोग अगर अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं तो 1 × 2 × 2 और 5 का लिखते हैं 1 × 5। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि
क्या है आपका एक ही केवल कॉमन है और कुछ भी कॉमन इसमें नहीं मिल रहा है। और इसके बाद जस्ट बाद में आती है सभाज्य संख्याएं भाज्य हो सकती हैं, अर्थात कोई भी सभाज्य संख्या भाज्य हो सकता है, लेकिन सभी भाज्य संख्याएं यहाँ पे होना चाहिए आपका सभाज्य। ठीक है, सभी भाज्य संख्याएं सभाज्य नहीं होती हैं। जैसे आपका मैं कह दूं 1 3, ठीक है, 1 3 नहीं होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 3 होगा, और इसके बाद में होता है आपका 4 और कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। और 1 3 भी कह लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 और 3 में भी तो आपका क्या कॉमन है, एक ही कॉमन है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जस्ट आगे आते हैं, परिमेय संख्या क्या होती है। वे सभी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ज़रूरी होता है, पूछा जाता है कि p/q के रूप में लिखा जाए, कंडीशन क्या फॉलो करता है, तो कंडीशन में आपका फॉलो करेगा q इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे 1/3 5/7 -3/8 हो जाएगा। और इसके बाद में जस्ट आगे चलते हैं, इसमें शांत दशमलव और आवर्ती दशमलव दोनों संख्याएं आती हैं। इसमें शांत दशमलव और आवर्ती, मतलब शांत दशमलव का मतलब जैसे 1/5 लिख दिया तो 1 कट जा रहा है, 0.2 आ रहा है। ठीक है, तो वैसे क्या है आपका एक होता है 2 × 5, इसके फैक्टर के रूप में होना चाहिए, 2 × 5 के रूप में होना चाहिए, तभी कोई संख्या क्या कहलाती है, शांत दशमलव के रूप में कहलाती है। इसका कंडीशन होता है। लेकिन आवर्ती का मतलब क्या होता है, जैसे वो क्या है, उतना ही शेषफल बार बार आता जाए। आपका 1/3 में अगर मैं भाग करूँ तो 0.33 0.33 ऐसे ही आता रहेगा। तो परिमेय संख्याओं में शांत दशमलव और आवर्ती दशमलव दोनों आता है, इसको भी आप लोग याद कर लेंगे और अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। और इसके बाद में बात आता है आपका अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का मतलब होता है इररेशनल नंबर। ऐसे नॉर्मली बताया जा सकता है परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0, इसमें हो गया था 1/3 2/5 -2/7 इस तरीके से। और आपका अपरिमेय संख्या का मतलब होता है जो परिमेय ना हो उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कड़ी में 3, कड़ी में 2, 1.325 ये डॉट डॉट है। ठीक है, इसका मतलब एक कट नहीं रहा है, भाग हम लोग दे रहे हैं। और सभी जितने नए नियतांक होते हैं, पाई, स्मॉल जी, कैपिटल जी, ई, जो भी जितना भी नियतांक होता है, किसी का भी नियतांक हो, वो सब किस में आता है, अपरिमेय संख्या में आता है। लेकिन कभी कभी ये दिक्कत हो जाता है, लोग रट लेते हैं कि जो संख्या कड़ी में होता है उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन ये पूरा गलत है। अगर जिसका वर्गमूल हो सकता है वो भले से कड़ी के अंदर हो, लेकिन उसको क्या मानेंगे, परिमेय संख्या मानेंगे। जैसे मैंने लिख दिया √16, तो इसका जो वर्गमूल होता है, स्क्वायर रूट होता है, वो कितना आता है आपका 4 आता है। इसके बाद में जस्ट बात आती है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। रियल नंबर में क्या होता है, जब कोई भी नंबर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है, जो वास्तविक संख्या होता है वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का एक सम्मिलित रूप होता है। तो यहाँ पे आपका परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में जैसे -1/3 5/7 और √25 मैंने लिख दिया, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 5 लिख सकता हूँ। अपरिमेय संख्या में आपका लिख दिया 0.325 डॉट डॉट, मतलब एक कट नहीं रहा है, कामा पाई, कामा ई, और इसके बाद में क्या हो जाएगा, इत्यादि। और देखिए क्या होता है कि जैसे ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना रहता है, परिमेय संख्या क्या केवल धन परिमेय संख्या होती हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि परिमेय संख्या केवल धन परिमेय संख्या होती है। जो परिमेय संख्या होता है वो आपका धन और ऋण दोनों हो सकता है, लेकिन कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, p/q के रूप में लिखा जाए और q इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन कभी कभी ये भी ऐसे दे देगा कि आपका इनमें से कौन सा धन संख्या है, धन परिमेय संख्या है। जैसे मैं आपको लिख दिया -4/7 -5/2 -5/-3, तो इसमें अगर मैं पूछ दूं आपसे कौन सी धन परिमेय संख्या है, तो आपका देखिए यहाँ ऊपर भी जो अंश है इसमें भी माइनस लगा है और हर में भी माइनस लगा है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये क्या हो जाता है, प्लस है। ठीक है, कन्फ्यूजन के लिए ऐसा दे देता है, तो हम लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना है। इसके बाद जस्ट आगे बात करते हैं काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। तो जो वास्तविक संख्या ना हो,
अभी हम लोग बात किए थे परिमेय संख्या, जिसे p/q के रूप में लिखा जाए, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0। इसके बाद अपरिमेय संख्या की बात किए थे, जो संख्याएं परिमेय ना हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या जो परिमेय भी हो, परिमेय हो और इसके बाद में क्या हो, अपरिमेय दोनों हो, उसे क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। इसके बाद में बात आता है जो काल्पनिक संख्या है, जो वास्तविक संख्या ना हो उसे क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या। जैसे 27 आई इमेजिनरी नंबर होता है। आई का जो वैल्यू होता है √-1 होता है, लेकिन इसका अगर +1 वैल्यू कब होता है, तो आई की घाते 4 कर देंगे तो इसका जो वैल्यू हो जाता है वो +1 हो जाता है, क्योंकि अगर स्क्वायर करेंगे तो -1 आएगा, फिर इसका 2 बार कर देंगे स्क्वायर तो यहाँ +1 हो जाएगा, तो आई की पावर 4 बराबर में 1 आपका आ जाएगा। इसके बाद में जस्ट बात करते हैं आरोही क्रम क्या होता है। जब कोई भी संख्या बढ़ते हुए क्रम में लिखी जाए, जैसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। जैसे हम लोग घर में क्या सीढ़ी पे चढ़ते हैं, छत पे जाने के लिए सीढ़ी पे चढ़ते हैं, तो पहले वाली सीढ़ी पे चढ़ते हैं, फिर दूसरी, तीसरी, इस तरीके से। कुछ लोग शायद भले से कूद कर चले जाते हैं, वो अलग बात है। तो इसमें क्या होता है कि आपका पहली, दूसरी, तीसरी, मतलब कूद कर चले जाने का मतलब ये है कि जैसे कोई पहली सीढ़ी चढ़ता है, फिर 5वीं, फिर 8वीं सीढ़ी चढ़ जाता है, तो ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे क्या है, आपका क्रम वाइज होता है, चाहे भले से उसमें गैपिंग दी रहती है। तो यहाँ पे क्या होता है, 2, 5, 9, 11 और 13 हो जाएगा। इसके बाद जस्ट बाद में बात आती है आपकी अवरोही क्रम। अवरोही क्रम जो अगर आप लोग कोई भी संख्या है उसका आरोही क्रम आप बना लिए हैं, तो उसको जस्ट उल्टा करिए, आपको कुछ नहीं करना है। उसका क्या बन जाएगा, अवरोही क्रम बन जाएगा, डिसेंडिंग आर्डर बन जाएगा उसका। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो इसके बाद में बात आती है आपका जातीय आंकिक मान, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू देखिए, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू होता है, एक आपका फेस वैल्यू होता है, एक प्लेस वैल्यू होता है। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं हम लोग भारतीय पद्धति, जो इंडियन स्टैंडर्ड होता है, उसमें किसी भी नंबर को जब लिखा जाता है तो उसकी जो काउंटिंग के रूप में करते हैं हम लोग, डायरेक्टली तो पढ़ देते हैं 1025 है, ठीक है। लेकिन इसका बेसिक शुरुआत होता है पढ़ने का, तो यहाँ पे इकाई होता है, यहाँ पे दहाई होता है, ये सैकड़ा होता है, ये क्या होता है आपका हजार होता है। किसी संख्या की गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है, दाएं से स्टार्ट होती है। यहाँ पे बायां लिखा था, दाएं से बाएं की ओर, दाएं से बाएं की ओर होती है। तो यहाँ पे पहले हमारा दायां है 5, फिर क्या है उसके बाद में आए 2, फिर 0, 1, अर्थात इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इसके बाद हम लोग पढ़ते किधर से हैं, पढ़ते हैं, पढ़ने का होता है आपका दाहिनी ओर से, दाईं से बाईं। किसी भी संख्या को पढ़ते हैं दाईं से बाईं ओर, लेकिन लिखने का जो होता है, लिखने का जो होता है उसको जिस आधार पे पढ़ा जाता है, ठीक है, तो आपका बाईं से क्या होता है, बाईं से दाईं ओर। लिखते तो हैं, नॉर्मली लिख देते हैं, दाहिनी ओर से ही लिखते हैं, ठीक है। लेकिन जो पढ़ते हैं उसको क्या है, पहले दाईं से बाईं की ओर देख लेते हैं, फिर क्या करते हैं हम लोग जो है कि उसको पढ़ देते हैं। और लिखने का होता है आपका बाईं से दाईं, और पढ़ने का जो प्रोसेस होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, दाईं से बाईं की ओर। और इसके बाद जस्ट बाद में बात आती है आपका इसका आंकिक मान अभी पता करेंगे। तो इसमें देखिए अभी नंबर आपको लिखा है 1, 3, 2, 5। तो इसको मुझे अगर अभी पढ़ना नहीं आ रहा है तो इसमें क्या करेंगे, आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 1325 इसको पढ़ लेंगे। इसके बाद जस्ट आगे आते हैं। आंकिक मान का मतलब होता है कोई भी अंक दिया है तो उसमें, कोई भी संख्या दी है तो उसमें जितने अंक हैं उनका जो चेहरा होता है वही क्या होता है, आंकिक मान। आंकिक मान और जातीय मान, कहीं कहीं पूछ देता है जातीय मान क्या होता है, तो जातीय मान और आंकिक मान या फेस वैल्यू इंग्लिश में बोलते हैं, तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। 5 का 5 होगा, 2 का 2 होगा, 1 का 1 होगा, और जो आपका 3 दिया है वो 3 का 3 हो जाएगा। इसके बाद में जस्ट बाद में बात आती है स्थानीय मान। प्लेस वैल्यू क्या होता है, जिस स्थान पर कोई अंक हो वहाँ का मान उस संख्या का स्थानीय मान होता है। जैसे कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है,
घर पे चेयर में बैठा है और वही अपनी ऑफिस में जाके चेयर में बैठ जाता है। व्यक्ति तो वही है, लेकिन क्या होता है, स्थान बदल गया उसका, वहाँ पे उसका जो पोजीशन है वो अलग हो जाता है। तो इस तरीके से जो स्थानीय मान होता है एक ही नंबर का, मैंने इसीलिए सेम नंबर लिखा है, तो एक ही नंबर का जो आपका स्थानीय मान होता है अलग अलग स्थान पे होने के कारण अलग अलग हो जाएगा। लेकिन इन सब का अगर मैं पूछ दूं आपसे जातीय मान या आंकिक मान, तो सबका जातीय मान या आंकिक मान तो एक होगा, लेकिन जो स्थानीय मान हो जाएगा वो कितना होगा आपका, सबका अलग अलग होगा। जैसे ये इकाई पे है तो इकाई का मतलब 1 होता है, दहाई का मतलब 10 होता है, सैकड़े का मतलब 100 का, इसमें क्या हो जाएगा आपका गुणा हो जाएगा। इसके बाद जस्ट बाद में बात आती है जैसे लिखने उखने का, मैं आगे नेक्स्ट वाली वीडियो में आगे समझाऊंगा कैसे लिखते हैं और कैसे कितना तेज़ी से आप पढ़ सकते हैं। कोई भी नंबर लिख दिया है वो 8-10 डिजिट का ही क्यों ना हो, उसको जल्दी से पढ़ना है बिना इकाई दहाई सैकड़ा को किए हुए, ये जो जीरो होते हैं उनके आधार पे। तो सबसे पहले आपको याद रख लेना है, ये एक जो 1000 होता है उसमें 10 लिख के 3 शून्य होता है, मैं इसीलिए 10 की पावर 3 लिख दिया हूँ। 1 लाख में 10 की पावर 5 मतलब 1 लिख के 5 शून्य होता है। 1 करोड़ में 10 की पावर 7 का मतलब 1 लिख के 7 शून्य। ये तो भारतीय पद्धति में होता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में जैसे आप लोग देखते होंगे न्यूज़ में कि हमारे देश का जो इकोनॉमी है इतना मिलियन या ट्रिलियन डॉलर हो गया है, तो इसमें क्या होता है कि आपका जो मिलियन होता है 10 की पावर 6 होता है, इसके बाद बिलियन होता है 10 की पावर 9 होता है और ट्रिलियन होता है 10 की पावर 12। तो अभी जितना भी पढ़ाया गया है आप लोग बेसिक सा एक काम करिएगा कि इसका क्या करना है, आपको नोट्स बनाना है। नोट्स बना लीजिएगा या आप जैसे भी याद करते हैं, देख कर भी याद करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि किसी भी पढ़ाई में वीडियो कोई भी पढ़ने वाला देख रहे हैं तो कम से कम कॉपी पेन लेके बैठ के उसे देखना चाहिए, जिससे क्या होता है हमें आसानी होती है। यही अभी शुरुआत हो रहा है, तो शुरुआत में लगेगा कि बहुत इजी रहता है, लेकिन इजी अंत तक रहेगा। ठीक है, हम लोग इजी उसको बनाएंगे आपके सहयोग के द्वारा। तो इसमें क्या करिए, आप जितना भी पढ़ाया जा रहा है उसको लिखिए, नोट्स बनाइए और रिवीजन करते रहिए। इसके बाद में आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।